नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और कई दिनों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं इस तरीके से लाइव। तो आज बात करेंगे थोड़ा-सा हम अयोध्या के बारे में। अयोध्या में एक घटना घटी है और उस घटना को अगर हम घटना ही कहें तो घटना नहीं है, एक सामाजिक पतन हम कह सकते हैं। और उस कड़ी में जब सरकार द्वारा उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो विरोधी दल कहीं न कहीं उसमें वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं अयोध्या की उस घटनाक्रम पर जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गलत यानी कि कुकृत्य किया जाता है और बातें निकल के आ रही हैं कि बच्ची गर्भवती हो जाती है। बात जब सामने आता है तो प्रशासन उस पर कार्यवाही करती है। जब कार्यवाही में देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश के इस समय विपक्ष में बैठे हुए दल से जुड़ा हुआ उसका मामला आता है। साथ ही साथ एक विशेष जाति यानी कि मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ मामला निकल के आता है और भी जो भी हैं इसमें जातिवाद एंगल, धार्मिक एंगल भी लिया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नाते इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमने बार-बार आपको बोला था कि 1 जुलाई से हमारे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं और ऐसे अपराधों के लिए आजीवन तक कारावास यानी कि मौत तक की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर क्या सज़ा सुनाई जाती है। खैर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के 2 ट्वीट हमने पढ़े। वो ट्वीट कहीं न कहीं उनकी जो एक तरह से ग्रोथ कर रहे थे, उस ग्रोथ को डाउन करने का काम करेगी। और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जिनकी ग्रोथ कहीं न कहीं चाहे केंद्र के कुछ मंत्रियों के द्वारा या आपसी अ, स्टेट लेवल पे जो मतभेद हैं उनके द्वारा इन उनकी जो छवि खराब करने की कोशिश की गई थी लोकसभा चुनाव में और काफ़ी हद तक कर दी गई थी। लेकिन जनता को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं। सोशल मीडिया में एक कैंपेन चलते हुए नज़र आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को आजीवन मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। हालाँकि ऐसा भारत में संभव नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव प्रक्रियाओं के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री तय होता है। वैसे भी 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ रहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा वोट इस मामले पर मिलता है। किस मामले पर? लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है और उसी को फॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उन अपराधियों के घरों को यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी पैमाइश करवाते हुए उन्हें गिरवाने का आदेश दिया है। और एक अपराधी का मकान या बेकरी जो भी थी, जिस बेकरी में ऐसा कृत्य किया गया था, ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। इसमें अगर हम थोड़ा-सा पॉलिटिकल एंगल लें, जातिवादी एंगल लें, जिसके लिए विपक्षी पार्टियाँ हमेशा तांडव करते रहती हैं, जिसे हमारे यहाँ एक अलग भाषा में कहा जाता है डॉट, डॉट, डॉट रोना। तो रोया करते हैं और इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही राहुल गांधी अयोध्या में दिखाई पड़े, ना ही प्रियंका गांधी अयोध्या में दिखाई पड़े, ना ही और भी ऐसे राजनीतिक दल जो हैं, जो इन सारे मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को जैसे हाथरस वाला कांड हुआ था जिसमें लगातार एक बड़ी चुनावी रणनीति तैयार कर ली गई थी, एक बड़ा मुद्दा तैयार कर लिया गया था। हालांकि उन सब का कुछ फायदा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो बने ही हैं और अभी जो इनपुट्स निकल के आ रहे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उसमें सबसे आगे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसी भी बातें जनमानस से निकल के आती हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ अपने दम पर सिर्फ अपने चेहरे पर चुनाव लड़ें तो प्रधानमंत्री मोदी को साथ लेकर चलें तब भी और साथ लेकर ना चलें तब भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। और ये सारी बातें महिलाओं के बीच से निकल के आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ को महिलाएं सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं। जो हम बात कर रहे थे यूपी के पॉलिटिक्स की, जहां अखिलेश यादव के जो 2 ट्वीट हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उस ट्वीट में उन्होंने सबसे पहले कुछ ट्वीट किए थे, फिर उसके बाद एक और ट्वीट किया जब उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता का नाम निकल के सामने आया रेपिस्ट के रूप में। उन्होंने तो सीधा-सीधा मना कर दिया कि हम उसको जानते ही नहीं हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सारी तस्वीरें या चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। खैर हम तस्वीरों पर बहुत भरोसा नहीं करते हैं, तस्वीरें कोई किसी के साथ भी खिंचवा सकता है, लेकिन चीज़ें जो ज़मीन पर हैं, धरातल पर हैं, उनको आपको समझना होगा। एक
ओबीसी समाज की बच्ची है, शायद ऐसा लोग बता रहे हैं। तो हम ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकते, आपको हमने पहले भी अवगत कराया है। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले तक हमने लगातार देश में हुए ऐसे घटनाक्रमों को लगातार आपके सामने पेश किया, एनालिसिस किया, पूरा परफेक्ट एनालिसिस करते थे हम लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद से हम लोग ऐसी घटनाओं को एनालिसिस करना बंद कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आदेश दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ तब एनालिसिस कर सकते हैं जब उस पर डिसीजन आ गया हो या कोर्ट से परमिशन लेकर ही आप किसी ऐसे घटनाक्रम को आप इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं। तो हम इसलिए बच्ची के बारे में कुछ भी ना बात करते हुए हम यहाँ पे सोशल जो हमारा समाज है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अपराधी जो है उसकी डीएनए जांच करवाई जाए, यानी कि जो ओबीसी समाज की बच्ची थी, 12 वर्षीय थी, नाबालिग बच्ची थी, जिसके लिए उस व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए, उसका भी डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। और ये जो इनका ट्वीट था, ये ट्वीट इनके लिए इतना भारी पड़ने वाला है आने वाले कुछ समय बाद। अब देखिएगा कि अगले आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, ये ट्वीट इनके लिए वो एक तरह से ऐसी चीज बन के निकलेगी जिसका सामना ये नहीं कर पाएंगे और योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं, आज है 5 अगस्त 2024 और ये गांठ बांध दीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ स्वस्थ रहे, सकुशल रहे और चुनाव लड़े तो फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे। और वो गद्दी पर बैठेंगे नहीं, उन्हें प्रदेश की जनता उठा के गद्दी पर बैठाएगी, यानी कि गद्दी पर बैठे हैं तो उनको उठने ही नहीं देगी। ये बातें जनता के बीच से निकल के आ रही हैं। अखिलेश यादव जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, लेकिन इधर लोकसभा चुनाव में जातिवाद और संविधान समाप्त हो जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने काफ़ी एक प्रोपोगेंडा तैयार किया जिसका लाभ भी इनको मिला और चुनाव में लाभ मिला। और मुलायम सिंह यादव जब अपने पीक पर थे, यानी कि अपने चरम पर, उनकी जो छवि थी उस छवि में भी वो जितनी सीट नहीं ला पाए थे, उससे ज़्यादा सीटें इन्होंने इस अपने 2024 के कार्यकाल में उनके अथक मेहनत, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत उन्होंने ये सीटें हासिल की थी और एक लाइन खींच दी थी, एक लकीर खींच दी थी जिस पर वो चलकर भविष्य में मुख्यमंत्री या अन्य जो भी केंद्रीय मंत्री, जैसा भी उनका पॉलिटिकल करियर होता, बन सकता था। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस मामले में चुप्पी रखते हुए और लगातार अपने उस अपराधी का पक्ष लेते हुए जो चीज़ें ट्वीट की या मीडिया में बयानबाजी आ रही है, वो इनके लिए बहुत ही घातक, यानी कि कैंसर के रूप में होने वाला है। और आप देख लीजिएगा 1 साल बाद अखिलेश यादव कहीं मान लीजिए कि समझ लीजिए कि जो विपक्षी हैं, पीडीए जिसको ये कहते हैं, पीडीए जो इनका है, जो इसमें प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पीडीए जो इनका एक गठबंधन है, पीडीए भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि ओबीसी ही समाज की ही बच्ची के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है। अखिलेश यादव जी खुद ओबीसी समाज के हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते अपना पूरा बना बनाया 2024 में जो पूरा बना बनाया इनका घर था, उस घर को इस तरीके से तोड़ दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे अयोध्या के सांसद जिस प्रकार से मीडिया कर्मियों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे सवाल पूछने के। रे नेताजी लोकसभा में तो खूब हाथ हिला हिला के कह रहे थे कि हम अयोध्या के राजा हैं, यानी कि अखिलेश जी ही उन्हें अयोध्या का राजा घोषित कर दिए थे। तो राजा से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा? जिस मीडिया से आप कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की, वही मीडिया आपको आने वाले समय में ऐसा जवाब देगी कि आप फिर से दोबारा सांसद बनने लायक नहीं रहेंगे। आप एक तरह से एक्सीडेंटल सांसद थे। सिर्फ जिस प्रकार से एक गलती थी, जो आई थिंक लल्लू सिंह उनका नाम था, जिन्होंने एक बयान दिया था कि हमें अगर 400 सीटें मिल जाती हैं तो हम संविधान बदल देंगे, ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। और एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के खुद के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में उनके वोट परसेंटेज में कितनी कमी लाई, किस कमी के साथ उन्होंने चुनाव जीता, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सारी सीटें इनके हाथों से निकल गई और यही एक ट्वीट अखिलेश यादव को ले डूबेगा। जिस प्रकार से अयोध्या के पूर्व सांसद द्वारा ये कहा गया था कि संविधान को हम बदल देंगे, और वही आपका डीएनए टेस्ट वाला जो बयान है ना, ये आपको बहुत खतरा साबित करने वाला है। लिख के लीजिए,
आज ही हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ये मेरा एक तरह से जो मैं पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में अ, खुद का विश्लेषण है और सोशल जो सामाजिक स्तर पर लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, उन सारे हिसाब से हमारा जो इनपुट है, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ऐसा कुछ बनेंगे कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रेस में अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख कर ले लीजिए। और अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से मार ली है। तो उम्मीद है कि मीडिया से अयोध्या के सांसद तमीज़ से बात करेंगे, नहीं तो मैंने कहा कि 1 साल बाद वही मीडिया आपको बताएगी कि मीडिया कैसे सवाल पूछती है। क्योंकि 1 साल बाद जब चुनाव आएगा तो आपसे मीडिया सवाल ही नहीं पूछेगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल पूछना कब होता है और सवाल कब पूछना नहीं होता है। मीडिया को सब पता है। सवाल का जवाब आपको देना होगा। आप ही के पार्टी का कार्यकर्ता है, आप ही के चुनाव में लगातार प्रचार करता रहा, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहा और जैसे ही उसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, आप उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा नेताजी। तो चलिए, अखिलेश यादव की छवि खराब हुई है, बेहद खराब हुई है और योगी आदित्यनाथ की रेटिंग हाई हुई है और योगी आदित्यनाथ इसको मेंटेन किए रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई इन सारी चीज़ों से होने वाली है। तो बुलडोजर इनका चलता रहेगा और बुलडोजर ऐसे अपराधियों पर चलते रहना चाहिए। लखनऊ का भी कांड जो हुआ था वो भी आपने देखा था। तो यूपी पीसीएस की दृष्टि से अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर एक तरह से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आए मेंस वगैरह में, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कंसाइज करके लिख सकते हैं। अयोध्या की घटना हुई, लखनऊ की घटना हुई और हाथरस की घटना हुई। जिस प्रकार से हाथरस में विपक्षी दल वहां पे जाकर हाय तौबा मचा रहे थे, उसी तरह अयोध्या में भी जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाय तौबा मचाना चाहिए था, लेकिन नहीं मचाए क्योंकि वहां एक मुसलमान अपराधी है और हाथरस में एक ठाकुर अपराधी था, क्षत्रिय अपराधी था, एक समण अपराधी था और वहाँ पर भी एक बच्ची, गरीब बच्ची थी, यानी कि एक तरह से कहा जाए हाथरस में किसान की बच्ची थी, लेकिन अयोध्या में भी एक किसान की बच्ची है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर सुन रहे हैं तो आइए मैदान में बराबरी करिए। लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं और खुद की जाति बताने में या खुद की जाति पूछ लेने में इतना तिलमिला जाते हैं। जाति नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भैया? हमारे देश में तो स्कूल हो, फॉर्म भरना हो, कोई रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह जाति बताई जाती है और सीना ठोक कर जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। तो आप अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए, आप क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं या हिंदू कुछ और हैं, क्या हैं? ये तो आपको जनता को क्लियर करना चाहिए। वैसे कुछ साल पहले आप जनेऊ धारण करके हिंदू ब्राह्मण बन के घूम रहे थे, तो फिलहाल अभी बताइए कि अभी आप क्या हैं? ये तो जनता को आपको बताना ही होगा। जाति जनगणना करवा रहे हैं तो पहले आपकी ही जात से हम लोग शुरुआत करते हैं। खैर, जाति जनगणना हो या ना हो ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन जाति जनगणना अगर हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको पता होना चाहिए कि उनकी जाति कितनी है और जैसा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार में जाति जनगणना हुआ था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, भाजपा की वहाँ पर सरकार बनी हुई है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट पर फोकस करिए और भी चीज़ों पर फोकस करिए। एक बार जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर आपको सीटें मिल गई हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं मिलेंगी और ये अनुभव के हिसाब से कहा जा रहा है। और जो भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ अनुभवी होंगे उनको भी पता होगा कि योगी आदित्यनाथ को हराने वाला फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश नहीं है। थोड़ी सी बात हम चंद्रशेखर रावण की करेंगे। जो चंद्रशेखर रावण अपने आप को गरीबों का मसीहा, दलितों का हितैषी, पिछड़ों का एक तरह से हितैषी बताते हैं, वो भी अभी अयोध्या नहीं पहुँचे हैं। ये दुख की बात है कि भैया सिर्फ मलाई खाने के लिए आए हैं, अब सांसद बन चुके हैं, लोकसभा में पहुँच चुके हैं। हमने बहुत साल 1 साल पहले आपके ऊपर जब वीडियो बनाया था तो उसमें कह दिया था कि चंद्रशेखर भले ही सांसद बन जाएंगे लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य ही नेता बनना था और वो नेता बन चुके हैं। खैर, चंद्रशेखर अगर वहाँ पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होने वाली है। तो चंद्रशेखर जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ज़रूर एक बार अयोध्या का दौरा करिए और उस
अपराधी के खिलाफ दो शब्द जरूर बोलिएगा और वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए एक पिछड़े की बात करते हुए आगे बढ़िएगा। वैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की रेस में अब भी सबसे आगे हैं और कल भी सबसे आगे रहेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।